हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स डॉक्टर सोनेन गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आरजीपी विनय दिसंबर 2020 में मैथमेटिक्स सीरीज यानी कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सीरीज सब्जेक्ट कोड BT 401 का पेपर जो रिलीज किया था उसके सॉल्यूशन के बारे में आपको बता रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रकार की अगर क्वेरी करनी है रिलेटेड टू सॉल्यूशन तो आप लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ में आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जैसे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहता है। आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स सीरीज सब्जेक्ट कोड BT 401। आप जैसे कि देखेंगे कि आज हम जो बात कर रहे हैं ये सब्जेक्ट कोड हमारा M3 का जो है वो है हमारा BT 401, जो कि CSE, EX, IT और MI के लिए होता है। सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स सी, जो कि आरजीपी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखेंगे कि फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन e⁻²x माइनस e⁻x माइनस 2 इक्वल टू 0 यूजिंग द न्यूटन रेफसन मेथड। ऑब्वियसली ये आपका यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन है। देन सेकंड क्वेश्चन हमारा है फ्रॉम डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द फंक्शन f ऑफ x यूजिंग द फाइनाइट डिफरेंस मेथड। इस क्वेश्चन में आपको मेथड स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, लेकिन जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से हम पहचानेंगे। तो ये भी आपका यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन को किस प्रकार से दिया हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे, नाउ दिस इज अ सेकंड क्वेश्चन यूजिंग सिम्पसन वन थर्ड रूल एंड सिम्पसन थ्री रूल फाइंड द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल। आपको फंक्शन दे रखा है इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 4। ऑब्वियसली ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है दिस इज अ यूनिट नंबर 2, ये आपका यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यूजिंग द गॉस एलिमिनेशन मेथड सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो कि आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 2 का है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आपका जो सिलेबस से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किस यूनिट से ज्यादातर पूछे जाते हैं। देन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को अगर आप देखेंगे तो यूजिंग टेलर सीरीज फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डैश इक्वल टू एक्स माइनस वाई वाई ऑफ 2 इक्वल टू 2 एट एक्स इक्वल टू 2.1 करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेस। नाउ ये जो क्वेश्चन आपका है दिस इज अ यूनिट नंबर 3 क्वेश्चन। देन इसी का सेकंड बी पार्ट फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ वाई डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई वाई ऑफ 0 इक्वल टू 1 एट एक्स इक्वल टू 0.1 0.2 यूजिंग द Runge-Kutta मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। नाउ ये क्वेश्चन भी हमारे पास जो है वो यूनिट नंबर 3 का है, यानी कि यूनिट नंबर 3 से आपके अभी तक 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है डिटरमाइन द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लाप्लास और सॉरी लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये आपका क्वेश्चन जो है यूनिट नंबर 4 से आपसे पूछा गया है। देन मूव करें हम नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो सेकंड पार्ट में हमारे पास जो इसका बी पार्ट जो दे रखा है, इसके साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि हमारे पास ये क्वेश्चन जो है फोरियर सीरीज से पूछ चुका है, लेकिन M3 के अंदर फोरियर सीरीज नहीं है। तो ये जो सिलेबस जो है आउट ऑफ सिलेबस आपका क्वेश्चन आप पूछा गया था, आउट ऑफ सिलेबस था ये क्वेश्चन आपका, तो ये आपसे पूछा नहीं गया है। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे। देन इसी के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन इस प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन जो है आपका यूनिट नंबर 5 से पूछा गया है। इसी का सेकंड पार्ट हम देखें, इफ x इज अ पॉइसन वेरिएट सच दैट p of x इक्वल टू 9 p of x इक्वल टू 4 प्लस 90 p of x इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द lambda द मीन ऑफ x एंड बीटा द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इसका हम स्क्यूनेस निकालेंगे तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन भी जो है यूनिट नंबर 5 का, इसका मतलब ये होगा कि यूनिट नंबर 1 2 3 4 और 5 में आपका यूनिट नंबर 1 2 3 और 5 से जो क्वेश्चन है 14 मार्क्स के भी पूछे गए हैं, लेकिन यूनिट नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ था वो आउट ऑफ सिलेबस था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखें ध्यान से, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन दिस एंड डेल्टा, हमें यहाँ पर डिफरेंस ऑर्डर पे रिलेशन में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि आपका यूनिट नंबर सेकंड का है, सॉरी यूनिट नंबर 1 का है। ये आपका यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन है। ओके, देन इसके बाद सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड फाइंड द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डेरिवेटिव ऑफ x एट x इक्वल टू 1.5 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबुलेटेड डेटा।
डेटा। तो ये जो क्वेश्चन जो है आपका यूनिट नंबर 2 का, इसका मतलब ये होगा कि यूनिट नंबर 1 से 3 क्वेश्चन हो गए और यूनिट नंबर 3 से भी हमारे, यूनिट नंबर 2 से भी हमारे 3 क्वेश्चन हो गए, यानी कि 21 मार्क्स के आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 किस कैटेगरी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है कि इफ x एंड y आर टू इंडिपेंडेंट बाइनोमियल वेरिएट विद द पैरामीटर n1 इक्वल टू 6, p इक्वल टू 1/2, n2 इक्वल टू 4, p इक्वल टू 1/2 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ px प्लस y इक्वल टू r एंड px प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ना ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये यूनिट नंबर 5 से पूछा गया है। इसका मतलब ये कि यूनिट नंबर 5 से भी 21 मार्क्स से क्वेश्चन हो गए। देन इसके बाद हम देखें इसका जो बी पार्ट हमारा है, जो फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, दैट मींस ये क्वेश्चन जो है वो यूनिट नंबर 4 का है। यूनिट नंबर 4 से आपके ओवरऑल आपके क्वेश्चन हो गए 14 मार्क्स के। देन इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, u0 प्लस u1x अपॉन फैक्टर 1, u2x स्क्वायर अपॉन फैक्टर 2 एंड u3x क्यूब अपॉन फैक्टर 3 इक्वल टू e टू द पावर x। यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई है इंटू u0 x से डेल्टा u0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टर 2 डेल्टा 2 u0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टर 3 डेल्टा 3 u0। ये क्वेश्चन जो है आपका यूनिट नंबर 1 का है, यानी कि यूनिट नंबर 1 से आपके क्वेश्चन हो गए 28 मार्क्स के। इसी का जो सेकंड पार्ट हमारा है, सेकंड नंबर पार्ट जो है वो भी आपका यूनिट नंबर 1 का है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ओवरऑल अगर हम समराइज करें तो आप देखेंगे कि यूनिट नंबर 1 से जो है 35 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि अगर आप यूनिट नंबर 1 अगर आपने अच्छी तरह से की हुई है तो आप तो वैसे ही पास हो गए। देन इसका जो आपका यूनिट नंबर 2 जो है वहां से आपसे 21 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन यूनिट नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो वहां से आपके क्वेश्चन जो है 21 मार्क्स के हैं। और यूनिट नंबर 4 से अगर हम बात करते हैं तो वहां से आपके क्वेश्चन जो है 21 मार्क्स के हैं, सॉरी 14 मार्क्स के हैं। और यूनिट नंबर अगर 5 की बात करते हैं वहां से भी क्वेश्चन 21 मार्क्स के हैं। आइए वन बाय वन में आपको अब इनके क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं कि ये क्वेश्चन जो पूछे गए उनको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका दिया हुआ है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Now find the real root of the equation e to the power 2x minus e to the power x minus 2 equal to 0 using Newton-Raphson method। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आप इसे न्यूटन-रेफसन मेथड से आप सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन अगर न्यूटन-रेफसन मेथड से अगर हमारे पास आता है तो हम ऐसी कंडीशन में जो इक्वेशन दी होती है उस इक्वेशन को, यानी कि जो आपकी इक्वेशन दे रखी है, कौन सी इक्वेशन दे रखी है हमें, दिस इज e to the power 2x माइनस e to the power x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको पहले हम कैलसी के अंदर फीड करेंगे, कैलसी के अंदर फीड करने के बाद इसका हम सोल्यूशन निकालेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसको कैलसी में कैसे फीड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके पास जो पहले जो भी आपके पास कैलसी दिया हुआ है, सबसे पहले आपका काम ये रहेगा कि इस कैलसी को यहाँ पर आप वैल्यू इसकी फिक्स करेंगे। तो वैल्यू फिक्स करने का तरीका हमारे पास ये होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि दिस इज योर 6 को प्रेस कर लिया, आपको यहाँ 4 डेसिमल पे वैल्यू हमें निकालनी है तो हमने 4 को यहाँ पर प्रेस कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपका कैलसी जो है 4 डेसिमल वैल्यू को ही कैलकुलेट करेगा। अब हम क्या करेंगे, इस e टू दी पावर 2x को, इस e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर x माइनस 2 को यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर हमने e लिखा, फिर e के ऊपर हमने 2, देन प्लस x लिख दिया, देन इसके बाद माइनस, फिर से हमने e टू दी पावर x लिखा, देन e टू दी पावर x के बाद हमने यहाँ पर माइनस 2 लिखा। अब हम देखेंगे कि हमारे पास इस इक्वेशन के जो रूट है किसके बीच में लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं 0 पे। तो 0 पे हम देखेंगे इसकी वैल्यू जो हो रही है -2 मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू -2 मिले, यानी कि नेगेटिव मिल रही है। अब हम यहाँ पर इसमें 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 1 रखने पे आपको वैल्यू जो मिलती है वो आपको 2.6708 मिलती है। इसका मतलब ये होगा कि आपका जो रूट लाई करेगा वो लाई करेगा हमारे पास है 0 और 1 की बीच में। आई होप आपको मेरा कैलसी समझ में आ रहा होगा कि कैलसी हम किस प्रकार से सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो 0 पे आपको वैल्यू मिल रही है -2 और 1 पे आपको वैल्यू मिल रही है 2.6708। तो हमने यहाँ पर लिखा देयरफॉर द रूट लाई बिटवीन द 0 एंड 1, दैट इज 0 पर। अब जैसे कि हम न्यूटन-रेफसन मेथड में हम जानते हैं कि हमें यहाँ पर जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हमने e टू दी पावर 2x को डिफरेंशिएट किया तो 2 e टू दी पावर 2x मिला, e टू दी पावर x को हमने डिफरेंशिएट किया तो e टू दी पावर x मिलेगा। अब चूंकि हमारे पास रूट जो है हमारा 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू है दोनों को ऐड करके हम 2 का डिवाइड कर देते हैं।
जो कि 0.5 होगी। अब हम 0.5 को हम एफ डैश के अंदर रख के देखेंगे तो ऑब्वियसली ये वैल्यू जो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आएगी। तो ऑब्वियसली तो हमारे पास ये वैल्यू हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी हमारा डेरिवेटिव आ रहा है, जो भी हमने वहां पर इनिशियल वैल्यू निकाली है, वो इनिशियल वैल्यू पे हमारे पास फंक्शन नॉट इक्वल टू 0 मिलना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम यहाँ पर न्यूटन का इटरेशन फॉर्मूला बनाएंगे। तो न्यूटन का इटरेशन फॉर्मूला हमारे पास जनरलाइज फॉर्म जो होती है, उसका फॉर्मूला हमारा लिखने का तरीका होता है xn प्लस 1 इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ एक्सएन अपॉन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्सएन। xn प्लस 1 हमारे पास एज इट इज है xn, देन माइनस एफ ऑफ एक्सएन यानी कि e टू द पावर 2xn माइनस e टू द पावर xn माइनस 2 अपॉन 2 इंटू e टू द पावर 2xn माइनस e टू द पावर xn। तो ये हमने अपना जनरलाइज फॉर्मूला यहाँ पर हमने बना लिया। अब इस जनरलाइज फॉर्मूले को हम यहाँ पर कैलसी के अंदर भी फिट करेंगे। तो सिंपल हम यहाँ पर इसको 0 फिट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ x, तो पहले हमने यहाँ पर x लिखा माइनस, उसके बाद हमने लिखा दिस इज e टू द पावर 2x, तो e टू द पावर हमने 2x लिखा, देन माइनस हमने उसके बाद सब्स्टिट्यूट करा दिस इज द e टू द पावर x, तो हमने e टू द पावर x रखा, दिस इज e टू द पावर x, देन उसके बाद हमने रखा -2, देन उसके बाद हम डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू रखते हैं 2 e टू द पावर 2x, हमने 2 लिखा, देन e टू द पावर 2x लिखा, दैट मीन्स 2x, देन हमने लिखा माइनस e टू द पावर x, तो माइनस साइन लगाया हमने, देन उसके बाद हमने लिखा e टू द पावर x, e टू द पावर x। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला ये तैयार हो गया। अब देखेंगे कि हमारे पास पहली वैल्यू जो हमें 0.5 रखनी है, तो हमने यहाँ पर कैलसी में 0.5 रखा, तो 0.5 रखेंगे तो आपके पास वैल्यू मिलेगी 0.746। आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पर हमारे पास 0.746 आपको वैल्यू मिल रही है। तो ये हमारा पहला कैलकुलेशन हो गया। अब हम यहाँ पर सेकंड कैलकुलेशन निकालेंगे। तो सेकंड कैलकुलेशन क्या है कि इक्वेशन नंबर 1 में हम यहाँ पर n की जगह 1 रख देते हैं, then we get x2 equal to x1 minus e to the power 2x1 minus e to the power x1 minus 2 upon 2 e to the power 2x1 minus e to the power x1। अब हमारे पास x1 की वैल्यू कितनी आई है, हमारे पास 0.7456 मिली है, हमने 0.7456 रख दी और फिर हम इस वैल्यू को हम कैलसी के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो बस हमें करना है क्या है कि हमें यहाँ पर x की जगह 0.7456 रख देना है और हमें यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो आपके पास आंसर मिलेगा 0.6962। आप साफ साफ देख सकते हैं कि हमारा आंसर जो है 0.6962 हमें मिल रहा है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, आपके n इक्वल टू रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास x3 इक्वल टू मिलेगा x2 माइनस e टू द पावर 2x2 माइनस e टू द पावर x2 माइनस 2 अपॉन 2 e टू द पावर 2x2 माइनस e टू द पावर x2। अब x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दिस इज 0.6962। तो इस वैल्यू को हम 0.6962 को हम अपने कैलसी के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जैसे हम वैल्यू कैलसी के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास कितना मिलता है 0.6962। तो आपके पास मिलेगा 0.6932। यानी कि आपने क्या देखा कि हमारे पास जो थर्ड अप्रोक्सीमेशन की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई है 0.6962। देन हम यहाँ पर n इक्वल टू 3 रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास जो x4 का फॉर्मूला होगा इक्वल टू x3 माइनस e टू द पावर 2x3 माइनस e टू द पावर x3 माइनस 2 अपॉन 2 e टू द पावर 2x3 माइनस e टू द पावर x3। अब आपके पास x3 की वैल्यू कितनी है 0.6932। तो 0.6932 हमने सब्स्टिट्यूट किया पूरी वैल्यू को। अब सेम इस वैल्यू को हम यहाँ पर कैलसी के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपने देखेंगे 692। तो आपके पास जो वैल्यू आ गई 0.6931 आ गई। तो आप देख रहे हैं साफ साफ कि यहाँ पर हमें थर्ड डेसिमल का पूरी वैल्यू हमारे पास रिपीटेशन फॉर्म में मिल रही है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया गया था कितने डेसिमल तक निकालना है, तो आप डिफॉल्ट कंडीशन में न्यूटन रेफसन की जो वैल्यू है वो थर्ड डेसिमल तक इवेल्युएट करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम न्यूटन रेफसन मेथड को सॉल्व करते समय कैलसी का यूज कैसे करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड अगर और भी वीडियो अगर आपको देखने हैं कि न्यूटन रेफसन मेथड में हम कैलसी किस प्रकार सॉल्व करते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब पे जाइएगा, वहां पर आपको प्ले लिस्ट में इंजीनियरिंग मैथड 3 का आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगा, उसमें आप वहां पर देख सकते हैं। नाउ हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इसका मतलब फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमारा है फ्रॉम द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द फंक्शन एफ ऑफ एक्स यूजिंग फाइनाइट डिफरेंस मेथड। अब यहाँ पर आपको मेथड आपको स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि किस मेथड से हमें फंक्शन निकालना है, लेकिन
अगर आप यहाँ पर देखोगे हमारे पास जो आर्गुमेंट जो है 0 1 2 3 4 यानी इक्वली डिफरेंस है, तो हम यहाँ पर न्यूटन का फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा सिंस द आर्गुमेंट एक्स आर इक्वली स्पेस्ड देन बी यूजिंग द न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। चूंकि हम यहाँ पर न्यूटन का फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी पड़ेगी। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने का लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आपने आर्गुमेंट रखा 0 1 2 3 4, देन उसके बाद आपने y की वैल्यू रखी 3 6 11 18 27, देन उसके बाद 6 माइनस 3 करा तो आपको 3 मिलेगा, 11 माइनस 6 करेंगे तो आपको 5 मिलेगा, 18 माइनस 11 करेंगे तो 7 मिलेगा, 27 माइनस 18 करेंगे तो आपको 9 मिलेगा, 5 माइनस 3 करेंगे 2 मिलेगा, 7 माइनस 5 करेंगे 2 मिलेगा, 9 माइनस 7 करेंगे 2 मिलेगा, 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 मिलेगा, 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 मिलेगा। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर आपके पास ये जो वैल्यू है दिस इज कॉल्ड द वाई नॉट, ये आपके पास वाई नॉट की वैल्यू है। ये जो वैल्यू आपके पास सेकंड दिखाई दे रही है दिस कॉल्ड द डेल्टा वाई नॉट, ये हमें डेल्टा वाई नॉट कहलाएगी। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू जो है ये आपकी डेल्टा 2 वाई नॉट कहलाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें न्यूटन का फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला जो है हमें सेकेंड डिग्री तक ओपन करना है, यानी कि डेल्टा 2 वाई नॉट तक ओपन करना है। अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास जो h जो दिया हुआ है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस दे रखा है वो हमें 1 दे रखा है। तो यहाँ पर आपके पास h की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। आपके पास उसके बाद x नॉट की वैल्यू हो गई 0, क्योंकि आपका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो 0 दे रखा है। तो हमने यहाँ पर p निकाला, तो जैसा x माइनस एक्स 0 अपॉन h होता है, यानी कि x माइनस 0 अपॉन 1, यानी कि आपके पास p जो है वो x के इक्वल मिलेगा। So by the Newton forward difference interpolation formula is f of x equal to y naught p upon factor 1 delta y naught plus p minus 1 upon factor 2 delta 2 y naught, then p minus 1 p minus 2 upon factor 3 delta 3 y naught। अब हम इन सब वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे। तो अब हम इन सब वैल्यू को अगर यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास किस प्रकार से वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आपके पास y नॉट की वैल्यू थी 3, देन x अपॉन फैक्टर 1, आपका डेल्टा y नॉट की वैल्यू भी थी 3x x माइनस 1 अपॉन फैक्टर 2, यानी कि हम 2 लिख देंगे। आपके पास डेल्टा की वैल्यू थी हमारे पास 2, देन x x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन 6 फैक्टर 3 का मतलब 6 हो गया, जो कि डेल्टा 3 y नॉट की वैल्यू थी आपके पास 0। यहाँ से 2 से 2 हमारा कैंसिल हुआ, आपके पास 3 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मिलेगा। तो हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं, तो आपके पास रिक्वायर्ड जो पॉलिनोमियल है वो आपके पास मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ओके, नाउ देखिए हम सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, दिस इज सेकंड क्वेश्चन यूजिंग नंबर 1 सिम्पसन वन थर्ड रूल एंड सिम्पसन 3 रूल, फाइंड द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 1 dx upon 1 plus x to the power 4। हमें 0 to 1 dx upon 1 plus x to the power 4 को हमें सिम्पसन वन थर्ड और सिम्पसन 3 रूल से सॉल्व करना है। जब भी अगर हम सिम्पसन वन थर्ड और सिम्पसन 3 रूल को अगर हम ध्यान रखते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी हम यहाँ पर डिवीजन करते हैं, यानी कि हम n की जो वैल्यू लेते हैं, अगर हम सिम्पसन वन थर्ड रूल को अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास जो n यानी कि नंबर काउंटिंग जो होना चाहिए वो मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, और सिम्पसन 3 का अगर बात करते हैं तो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो 2 और 3 का जो मल्टीपल हमारे पास होता है वो हमारे पास जनरलाइज फॉर्म में अगर बोले तो वो हमारे पास 6 होता है। तो हम यहाँ पर n की वैल्यू 6 लेके चलेंगे। तो आपके पास फंक्शन दे रखा है 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, आपका लोअर लिमिट दे रखी है 0, अपर लिमिट दे रखी है 1। आपने n की वैल्यू को ले लिया 6 से, तो h इक्वल टू हो गया b माइनस a अपॉन 1, यानी कि 1 माइनस 0 अपॉन 6, यानी कि 1 अपॉन 6। ठीक है, अब यहाँ पर हम टेबल अपनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस इज x0 को हम वैल्यू बोलते हैं a, फिर उसके बाद x1 इक्वल टू x0 प्लस h, यानी कि 0 प्लस 1/6 हमारे पास 1/6 मिलेगा। x2 की वैल्यू होती है x0 प्लस 2h, यानी कि 2, 0 प्लस 2 अपॉन 6, यानी कि 1/3 मिलेगा। x3 की वैल्यू होती है x0 प्लस 3h, यानी कि 3/6, यानी कि 1/2 मिलेगा। x4 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4/6, यानी कि 2/3 हमारे पास हो जाएगा। x5 की वैल्यू जो होती है वो हमारी कहलाती है x0 प्लस 5x, यानी कि 5/6 हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो फंक्शन यहाँ पर दे रखा है वो हमको दे रखा है 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर 4। तो सिंपल हम इसको भी हम कैंसिल सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने लिखा दिस इज अ 1, देन डिवाइड में हमने ले लिया 1 प्लस एक्स की पावर 4। तो एक्स की पावर 4 हमने ली, दिस इज योर एक्स टू दी पावर 4।
तो पहली वैल्यू आपको मिल रही है 0, तो वैल्यू 0 मिल रही है, तो 0 पे हमारे पास रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैल्सी में वैल्यू रखेंगे 0, तो 0 पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 1। देन उसके बाद हमारे पास 1/6 है, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी हम कैलकुलेट करते हैं 1/6 पर। तो 1/6 पे हमारी वैल्यू जो आ रही है 0.992 मिल रही है। देन उसके बाद 1/3 पे कैलकुलेट करते हैं, तो 1/3 करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.9878, जो आपको सामने दिखाई दे रही है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है 1/2 पे, तो 1/2 पे हम अपनी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो आपको मिलेगा 0.9412। देन उसके बाद हमारी वैल्यू जो है 2/3 पर है, तो हम 2/3 पर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो 2/3 पे अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट कर 0.835 मिला। x5 यानी कि 5/6 पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो दिस इज अ 5/6, तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.6746। और ऐसे अगर हम यहाँ पर x6 यानी कि हमारे पास 6/6 यानी 1 आएगा, तो 1 पे वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.5। इस प्रकार से हमने सारी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर दी। कैलकुलेट करने के बाद हम इसको, इन वैल्यू को हम यहाँ पर सिम्पसन के 1/3 और सिम्पसन के 3/8 फॉर्मूले के अंदर रखेंगे। तो सिम्पसन का 1/3 फॉर्मूला हमारे पास क्या है, दिस इज इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 4 इक्वल टू होता है h/3 बाय 0 प्लस लास्ट एंट्री, देन 4 सम ऑफ ऑड नंबर, देन प्लस 2 सम ऑफ इवन नंबर। अब इन सब वैल्यू को हम यहाँ पर टेबल्स रख देंगे, और इन सबको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास h जो हमारे पास था वो हमारे पास था 1/6, 3 into 6, तो आपको वैल्यू मिल गई 0.8670। इसी प्रकार अगर हम सिम्पसन का 3x फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला होगा 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 4 विच इज 3h अपॉन ऑफ 8 y0 प्लस y6 3 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 देन प्लस 2 इंटू y3। ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। हमने सारी वैल्यूज को हमने टेबल से देखकर यहाँ पर रखा। रखने के बाद हमने यहाँ पर इस वैल्यू को हमने इसको कैंसिल किया, दिस इज 2। तो हमने इस वैल्यू के अंदर अगर हम 16 का डिवाइड करेंगे तो 0.8670 में मिल जाएगा। तो आपने देखा बड़ी आसानी से हमने क्वेश्चन सॉल्व करे। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको कैल्सी का यूज भी बता रहा हूँ कि कैल्सी की हेल्प से हम क्वेश्चन को किस प्रकार से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इनसे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, वहाँ पे आप प्ले लिस्ट में देखिएगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 में, तो आपको वहाँ पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 आपको सारे क्वेश्चन, सारे आपको लेक्चर्स के वीडियो वहाँ पर अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पार्ट बी इसका है, यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन 2x माइनस 6y प्लस 8z इक्वल 24, 5x प्लस 4y माइनस 3z इक्वल टू 3x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू 16। तो सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि जब भी अगर हमें गॉस एलिमिनेशन मेथड से अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सारी वैल्यू को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और उसको हमने नाम दे दिया ax इक्वल टू b। अब यहाँ पर इसके आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स निकाल लेते हैं सी। हमारा मेन पर्पस ये होता है गॉस एलिमिनेशन मेथड में, हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि आपका यहाँ पर जो टर्म बने वो हमारे पास अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बने। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म किसे बोलते हैं, कि जिसमें डायगोनल के बिलो वाले एलिमेंट जो होते हैं वो 0 होते हैं, यानी कि हम 5 को 0 बनाएंगे, 3 को 0 बनाएंगे और 1 को 0 बनाएंगे, है ना। तो ये हमारा टारगेट यहाँ पर रहेगा। तो इस लॉजिक को हम यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हम यहाँ पर इस R1 के अंदर हम 2 का डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने R1 के अंदर 2 का डिवाइड करूंगा तो यहाँ मिलेगा 1 माइनस 3 4 और 12। तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी 1 माइनस 3 4 12। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी 1 की हेल्प से 5 को और इसी 1 की हेल्प से 3 को 0 बनाएंगे। तो R2 के लिए ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस 5 R1 और R3 के लिए ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस 3 R1। तो आपको वैल्यू मिलेगी 0 19 माइनस 23 और माइनस 58। देन R3 अप्लाई करेंगे तो 0 10 माइनस 10 और 20। अब आप देखेंगे कि साफ साफ यहाँ दिखाई दे रहा है कि मेरे पास यहाँ पर R3 के अंदर 10 का डिवाइड हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर 10 का डिवाइड कर दिया। तो 10 का मैंने डिवाइड किया तो आपको वैल्यू मिलेगी, दिस इज अ 0 1 माइनस 1 एंड माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म्स की हेल्प से हम यहाँ पर इस 1 की हेल्प से, यानी कि हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर हम जो ऑपरेशन लगाएंगे दिस इज R2। R2 से हम यहाँ पर R3 को 0 बना रहे हैं।
तो इसकी वैल्यू से हम यहाँ पर 0 बनाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, जैसे 1 -1 -2 0 -4 -20। देन हमारे पास क्या होगा कि हम इसी, जब यहाँ पर हमारे पास 1 बन जाएगा तो इस 1 की हेल्प से हम इसके नीचे वाली वैल्यू को हम 0 बना देंगे। तो आपके पास आएगा -1 -4 -2 -20। तो फाइनली आप देखेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, हम यहाँ पर -4 का डिवाइड कर रहे हैं, -4 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू हुई वो 1 -3 सॉरी +4 12 0 1 -1 और -2 मिलेगी। ओके, तो अब आप इस तरह से इसको वैल्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास डायगोनल को छोड़ के इसके नीचे वाले जो एलिमेंट है वो हमारे पास 0 बन गए हैं। ठीक है, तो हमने पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, x - 3y + 4z = 12, y - z = -12 और z = 5। इस z = 5 को हम यहाँ पर रखेंगे तो आपको y मिलेगा, और जो y मिलेगा उसको यहाँ पर रख देंगे तो वहां से हमें x मिल जाएगा। इसको बोलते हैं हम बैक सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से इस वैल्यू को हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। तो बाय बैक सब्स्टिट्यूशन फॉलोइंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 2, तो आपके पास जो y मिल गया वो 3 मिल गया। Then putting the value of y and z in equation number 1, then we get the x minus 3 into 3 4 into 5 equal to 12, यानी कि x equal to 1। तो फाइनली आंसर आपके पास मिल गया x equal to 1, y equal to 3 और z equal to 5। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमारा है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, दिस इज यूजिंग द टेलर सीरीज फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x y dash equal to x minus y of 2 equal to 2 and x equal to 0 x equal to 2.1, करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेस। करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेस का मतलब ये है कि आपको अपने कैसी की वैल्यू जो फीड करनी पड़ेगी आपको 6 पर, है ना। अब हम क्या करेंगे, पहले इस x का यहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, दिस इज 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। अब आपको जो क्वेश्चन में ये जो वैल्यू दे रखी है ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है दिस इज y0 इक्वल टू 2 और x0 इक्वल टू 2। तो ये वाली जो वैल्यू होती है इसको हम y0 बोलते हैं, और ये वाली वैल्यू जो होती है वो x0 हमारी कहलाती है। कितने में वैल्यू निकालने में, 2.1 पर। अब यहाँ पर हम h डिसाइड कर लेते हैं, तो हमने लिखा x माइनस h0 अपॉन n। टेलर सीरीज में हम n की वैल्यू को 1 लेके चलते हैं, तो 2.1 माइनस 2/2 करेंगे तो 0.1 मिलेगा, यानी कि हम इस क्वेश्चन में फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। लेकिन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने से पहले आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 दी हुई है इससे हम यहाँ पर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन निकालेंगे। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना रखा है, चार्ट को आप ध्यान से देखेंगे कि आपके पास है डेरिवेटिव y डैश इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। हमने 1 यहाँ पर इसका y डबल डैश निकाला तो 1 हमारे पास रहेगा 0, माइनस वाई अपॉन एक्स करेंगे तो माइनस वाई डैश अपॉन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर मिलेगा। इसी का थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस वाई डबल डैश अपॉन ऑफ एक्स प्लस 2 वाई डैश अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई अपॉन ऑफ एक्स क्यूब मिलेगा। और इसका फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको मिलेगा माइनस वाई ट्रिपल डैश अपॉन ऑफ एक्स प्लस 3 वाई डबल डैश अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6 वाई डैश अपॉन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 6 वाई अपॉन ऑफ एक्स टू द पावर 4। आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह 2 और y की जगह 2 रखेंगे यहाँ पर। तो पहली वैल्यू कैलकुलेट करने पर हम देखेंगे 1 माइनस 2/2 यानी कि 0 मिल रहा है। y0 डबल डैश देखेंगे तो माइनस 0 प्लस 2/4 यानी कि 0.5 मिलेगा। y0 ट्रिपल डैश देखेंगे तो आपको माइनस 0.75 मिलेगा, और y0 फोर्थ डेरिवेटिव देखेंगे तो आपको 1.5 के आसपास ये वैल्यू मिल रही है। अब चूंकि यहाँ पर हमें टेलर का फर्स्ट अप्रोक्सीमेट निकालना, तो टेलर का फर्स्ट अप्रोक्सीमेट का फॉर्मूला होता है y1 इक्वल टू y0 प्लस h अपॉन फैक्टर 1 y0 डैश प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टर 2 y0 डबल डैश h क्यू अपॉन फैक्टर 3 y0 ट्रिपल डैश h टू द पावर 4 अपॉन फैक्टर 4 y0 फोर्थ डेरिवेटिव। अब इन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर अपनी वैल्यू को टेबल से निकाल के रखेंगे और उसको हम कैसे से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर कैसे से कैलकुलेट आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हमने सारी वैल्यू को यहाँ पर रखने के बाद हमने ये वैल्यू कैलकुलेट करके निकाली है 2.00238। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 5 डेसिमल तक अपनी वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ y डैश इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y ऑफ 0 इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 0.1 और 0.2, यानी कि अब हमें क्वेश्चन में 0.1 और 0.2 पर यूजिंग लुंगे-गुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर का हमें यहाँ पर यूज करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन में आपके पास y0 की जो वैल्यू दे रखी है वो 1 दे रखी है, और x0 की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको 0 दे रखी है। तो यहाँ पर हमने h की वैल्यू ऑलरेडी हम यहाँ पर चूंकि हमें दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है 0.1 का है, तो हमने यहाँ पर h जो है
0.1 कंसिडर कर लिया, तो आपने n इक्वल टू देखा कि x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच, तो 0.2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0.1 यानी कि 2, यानी कि हम इस क्वेश्चन के अंदर दो अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन और सेकंड अप्रोक्सीमेशन। तो x1 की वैल्यू मिलेगी x0 प्लस 1 यानी कि 0.1 जो कि हमें निकालना जिस पर, और दूसरी x2 है हमारे पास x0 प्लस 2 यानी कि 0.2। अब हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो है वो x0 इक्वल टू 0 है और y0 इक्वल टू 1 है। तो चूंकि हम रंगोगोटा मेथड का अगर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें k1 k2 k3 k4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो उसके बाद हम y1 की वैल्यू निकालेंगे। तो k1 की वैल्यू का फॉर्मूला जो होता है वो k1 इक्वल टू होता है h f ऑफ x0 y0, यानी कि f ऑफ x0 y0 हमारे पास जो है फंक्शन में x स्क्वायर माइनस y दिया हुआ, तो हमने यहाँ पर x0 स्क्वायर माइनस y0 लिख दिया, तो 0.1, देन x की वैल्यू 0, तो 0 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि आपकी माइनस 0.1 मिल गया। k2 हमारे पास है h f ऑफ x0 प्लस h y0 प्लस k1 बाई 2 यानी कि 0 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस 0.1 अपॉन 2। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये मिलेगा, और 0.1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये मिलेगा। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं, तो दिस इज 0.05 का स्क्वायर माइनस 0.95, तो आपको कैलकुलेट करने पे मिलेगा माइनस 0.09475। ओके, k3 निकाल दो, तो h f ऑफ x0 h बाई 2 y0 प्लस k2 बाई 2 यानी 0 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस 0.09475 डिवाइडेड बाई 2। इस वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये हमारे पास कैलकुलेट करने पे इतना मिल रहा है, और इस वैल्यू को हम कर रहे हैं तो हमारे पास ये इतनी मिल रही है। अब देखो सिंपल सी बात ये है कि अगर आप चाहो तो इसको भी कैलसी से सॉल्व कर सकते हो, है ना, आराम से आप ये कैलसी में सीधे से 0.05 का स्क्वायर माइनस 0.9525 कर सकते हैं ना। इसी प्रकार यहाँ पर अगर आप k4 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो k4 की वैल्यू होगी h f ऑफ x0 प्लस h y0 प्लस k3। आपने यहाँ पर x0 की वैल्यू 0, h की वैल्यू 0.1, देन y0 की वैल्यू 1 और k3 की वैल्यू आपने इतनी रखी, तो आपके पास इतना वैल्यू आ रहा है। हमने यहाँ पर फंक्शन के अंदर रखा 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.9049875, दैट मीन्स हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.0894987। अब जो हमने यहाँ पर k1 k2 k3 k4 की वैल्यू जो निकाली हुई है, इस k1 k2 k3 k4 की वैल्यू से हम यहाँ पर y1 निकालेंगे, तो y1 हमारे पास होता है दिस इज y1 इक्वल टू y0 प्लस 1/6 k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4। अब सारी वैल्यूज को यहाँ पर आपने k1 k2 k3 k4 की वैल्यू को आपने यहाँ पर रखा, रखने के बाद आपने कैलकुलेट किया तो 0.9051627 हमें मिल रहा है, x1 इक्वल टू 0.15। अब जो हमने यहाँ पर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाला, इसी की हेल्प से हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, जो कि हमारे पास x2 पर होगा, x2 मतलब कि 0.2 पर होगा। तो अब जब सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर x1 इक्वल टू 0.1 और y1 इक्वल टू 0.9051627 लेना पड़ेगा। अब सेम हमें यहाँ पर जहां हमारे पास 0 आ रहा था वहां पर हम x1 y1 कर देंगे, तो हम यहाँ पर k1 निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर k2 निकाल लेंगे, x1 प्लस h बाई 2 y1 प्लस k1 बाई 2, और इस प्रोसीजर को हम यहाँ पर कंटिन्यू करते आएंगे। तो आपने यहाँ पर k3 देखा, k3 की वैल्यू आ रही है x1 प्लस h बाई 2 y1 प्लस k2 बाई 3, देन आपके पास k3 मिल रहा है -0.0840767, देन उसके बाद आपने k4 निकाला, तो बिल्कुल आसान है कैलकुलेशन है। तो y2 आपने यहाँ पर निकाला, तो y2 का जो फाइनल जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो आपको मिल रहा है दिस इज 0.8212695। ओके, तो आप यहाँ पर हमको मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर से हम ये क्वेश्चन सॉल्व आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं, अब हमारा यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। यूनिट नंबर 4, डिटरमाइन द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लॉग x स्क्वायर अपॉन ऑफ x स्क्वायर प्लस। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन जो है आपका जो इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, उस डेरिवेटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व किया आता है। इस प्रॉपर्टी को जब हम सॉल्व करते हैं तो वहां पर हम ध्यान रखते हैं कि ऐसे फंक्शन जिनका हम इनवर्स लाप्लास डायरेक्ट नहीं जानते, लेकिन उसका अगर हमें डेरिवेटिव पता हो, डेरिवेटिव की तरह हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता हो, तो उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो फॉर्मूला हमारे पास जो है उस फॉर्मूले को थोड़ा आप समझ लीजिए कि फॉर्मूला हमारे पास क्या है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि लाप्लास इनवर्स अगर हमें अप्लाई करना है कोई भी फंक्शन, जैसे मान लो अगर हमें एफ ऑफ एस अगर हमें अप्लाई करना है, और हम इसको लिख सकते हैं दिस इज अ -1 अपॉन टी, दिस इज लाप्लास इनवर्स एफ डैश ऑफ एस दिस। ओके,
तो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या करा कि पहले log s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 को हम यहाँ पे दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, तो log s स्क्वायर माइनस log s स्क्वायर प्लस 4, देन log s स्क्वायर लिख दिया 2 log x माइनस log x स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पर हमने दोनों तरफ इनवर्स ले लिया, तो हमने 2 log 2 लाप्लास इनवर्स log x से लाप्लास इनवर्स log s स्क्वायर प्लस 4 किया। अब हमें log x का डिफरेंशियल नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे वन अपॉन टी एल इनवर्स, इसका हमने डेरिवेटिव निकाल लिया जो कि 1 अपॉन एस होगा। हमने log s स्क्वायर प्लस 4 के लिए करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और log s स्क्वायर प्लस 4 का हमारा डेरिवेटिव होगा 2s अपॉन ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4। अब 1 अपॉन एस का जो इनवर्स लाप्लास होता है वो 1 कहलाता है, और s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होता है cos 2t। तो फाइनली हमारे पास 2 अपॉन टी कॉमन निकल गया, तो आपको मिलेगा 1 माइनस cos 2t, है ना, 1 माइनस cos 2t। या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि हम यहाँ पर अगर माइनस एन बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पर अगर माइनस एन बाहर निकाले तो आपको मिलेगा 1 माइनस cos 2t, यहाँ पर माइनस एन आपका लगेगा। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट हमसे पूछा गया था, वो सेकंड पार्ट जो होता है वो हमारा फोरियर सीरीज से रिप्रेजेंट है, जबकि फोरियर सीरीज जो है हमारी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 यानी कि मैथमेटिक्स 1 में आती है, वो मैथमेटिक्स 3 का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व नहीं किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टी। तो जब भी अगर आपसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा जाता है तो वहां पर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन लिखनी है और उनकी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर लिख देना है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन is a continuous probability distribution in which the relative frequency of a continuous variable are distributed according to the normal probability law. A random variable x is said to have a normal distribution with mean m and standard deviation sigma if its probability density function is denoted by f of x, which is equal to 1 upon sigma under 2 pi e to the power minus x minus m का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। ध्यान रखना कि x की जो वैल्यू होती है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आती है, और सिग्मा जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। अब हम इसके यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखेंगे। प्रॉपर्टी से मतलब ये है कि जो आपका जो उनके रिजल्ट है वो रिजल्ट हमारे पास क्या क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो हमने फॉर्मूला लिख दिया। सेकंड हम लिख दिया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है वो सिमेट्रिक अबाउट होता है x इक्वल टू m के। सेकंड हम लिखा कि मीन मॉड मीडियन जो होते हैं वो x इक्वल टू n पर कोइंसाइड होते हैं। एंड फोर्थ हमने लिख दिया है कि इसका मीन जो होता है वो m लिखा होता है, वेरिएंस जो होता है सिग्मा s पर स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होता है। नंबर 5 हमने लिख दिया x एक्सिस इज एसिम्प्टोट टू द कर्व, यानी कि x एक्सिस जो होता है x एक्सिस को टच नहीं करता है। देन हमने 6 पॉइंट लिख दिया था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व आर एट x इक्वल टू m प्लस सिग्मा, और x इक्वल टू m माइनस सिग्मा पे होता है, और इसका जो कर्व होता है वो हमारे पास कॉनकेव को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से हम यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन दे सकते हैं। अब सेकंड पार्ट इसका है पॉइसन से रिलेटिव। तो x इज अ पॉइसन वेरिएट सच दैट p ऑफ x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 4 और प्लस 90, x इक्वल टू 6। हमें यहाँ पे मीन निकालना है और बीटा की वैल्यू निकालनी है, जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो यहाँ पर हमने मीन को लेमडा से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास बायनोमियल जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो जनरल फॉर्मूला हमारे पास जो होता है, यानी कि अगर हम कहीं भी p ऑफ x इक्वल टू r अगर हम लिखना चाहते हैं तो वो आपके पास होता है e टू दी पावर माइनस लेमडा देन लेमडा टू दी पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, है ना। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो अगर हम कहीं पर x इक्वल टू 2 लिख रहे हैं तो e टू दी पावर माइनस लेमडा लेमडा स्क्वायर अपॉन फैक्टर 2 मिलेगा। x इक्वल टू 4 लिख रहे हैं, e टू दी पावर माइनस लेमडा लेमडा टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टर 4, और x इक्वल टू 6 के लिए लिख रहे हैं तो 90 e टू दी पावर माइनस लेमडा लेमडा टू दी पावर 6 अपॉन 6 स्क्वायर निकलेगा। आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड का e टू दी पावर माइनस लेमडा कैंसिल हो रहा है, तो आपको मिलेगा लेमडा स्क्वायर अपॉन 2 9 अपॉन 24 लेमडा टू दी पावर 4 और फैक्टर 6 मतलब कि 720 लेमडा टू दी पावर 6। आप देखेंगे कि आप LHS से लेमडा स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, इस लेमडा स्क्वायर से ये लेमडा स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 0 से हमारा 0, 9 से हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। देन 9 अपॉन 24 को अगर हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मिलेगा दिस इज 3, और ये मिलेगा आपके पास 8। तो यहाँ पर आपके पास कितना मिलेगा 3 अपॉन ऑफ 8, तो 3 अपॉन 8 मिल जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं, 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा। 3 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा टू दी पावर 4, यानी कि लेमडा टू दी पावर 4 प्लस 3 लेमडा स्क्वायर माइनस 4। इनको यदि हम फैक्टराइज करते हैं तो लेमडा स्क्वायर प्लस 4 और लेमडा स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि लेमडा की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है,
तो लेमडा स्क्वायर 4 नॉट इक्वल टू 0 हो गया। देन लेमडा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू हमने 0 लिया, तो हमारे पास लेमडा प्लस 1 को हम ले नहीं सकते, तो यहाँ पर लेमडा का जो वैल्यू मिलेगा वो 1 के इक्वल मिलेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा पहला पार्ट जो है मीन वो हमने निकाल लिया लेमडा इक्वल टू 1। अब इसका निकालेंगे बीटा यानी कि द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि स्क्यूनेस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कहलाता है बीटा 2 इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन लेमडा। लेमडा की वैल्यू आपके पास 1 आई है, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो आसान है, बस आपको यहाँ पर रिजल्ट याद होना चाहिए कि वो रिजल्ट हमारे पास एक्चुअली क्या है। आइए हम देखें क्वेश्चन नंबर 6, ड्राइव द रिलेशनशिप डेल्टा इक्वल टू माइनस लेमडा डेल स्क्वायर अपॉन ऑफ 2 डेल अंडर 1 प्लस डेल स्क्वायर अपॉन ऑफ 4। इसके अंदर दो रिजल्ट आपसे पूछे गए हैं, तो मैंने यहाँ फर्स्ट रिजल्ट भी लिखा हुआ है, मैं सेकंड रिजल्ट भी इसमें बता दूंगा आपको। तो डेल्टा का जो ई के साथ जो रिलेशन होता है वो ई टू दी पावर हाफ माइनस ई टू दी पावर माइनस हाफ का होल स्क्वायर होता है अपॉन ऑफ 2। हमने इधर भी डेल्टा की वैल्यू रखी और यहाँ पे हमने वैल्यू रखी। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर एलसीएम निकाल के अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज ई टू दी पावर हाफ माइनस ई टू दी पावर माइनस हाफ का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, तो यहाँ पर जैसे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगी, देखो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, दिस इज 4 है ना, ये 4 मिलेगा। इसको ओपन करेंगे तो कितना मिलेगा, दिस इज ई प्लस ई की पावर माइनस 1 देन 2 है ना। इस 2 से क्या होगा, प्लस 2 बन जाएगा, यानी हमारे पास कितना बन जाएगा, दिस इज ई देन ई की पावर माइनस 1 देन प्लस 2। तो वापस इसको हम क्या लिख देंगे, दिस इज ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ का होल स्क्वायर है। इसलिए हमने यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका रूट निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, दिस इज ई टू दी पावर हाफ प्लस ई टू दी पावर माइनस हाफ। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ई प्लस ई की पावर माइनस 1 मिलेगा। इसी प्रकार अगर हमने इस ब्रैकेट को हमने यहाँ पर ओपन करेंगे तो जैसे कि आप देख रहे हैं आपको वहां मिलेगा। अब इन दोनों टर्म को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं 1/2 ई प्लस ई की पावर माइनस 1 माइनस 2 प्लस ई माइनस ई की पावर माइनस 1। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू हो रही है वो कितने के बराबर मिल रही है, दिस इज द 2e। देन आपको कितना मिल रहा है आपके पास, माइनस ई इनवर्स से माइनस ई इनवर्स हमारा कैंसिल हो रहा है, माइनस 2 बाहर निकल जाएगा, 2 से 2 तो ई माइनस 1 मिलेगा। तो ई माइनस 1 की जो वैल्यू होती है वो डेल्टा के इक्वल होती है। इसी प्रकार अगर हम इसके सेकंड रिलेशन को अगर हम देखें तो सेकंड रिलेशन हमारे पास क्या है, जैसे माइनस डेल स्क्वायर अपॉन 2 डेल 1 प्लस डेल स्क्वायर अपॉन 4। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर आपके पास प्लस, यहाँ पर आपके पास था माइनस डेल स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा के बराबर था, यहाँ पर हमें प्रूव करना है ये वाला जो पार्ट है, दिस इज योर डेल्टा है ना, दिस इज योर डेल्टा। इसी का जो सेकंड पार्ट हमारा जो है ये आपका प्लस साइन है। इसी का जो सेकंड पार्ट हमारा जो है वो हमें प्रूव करना है, दिस इज द डेल्टा, दिस इज माइनस डेल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस डेल अंडर रूट 1 प्लस डेल स्क्वायर अपॉन 4। ये हमें सेकंड पार्ट हमें ये प्रूव करना है। सेकंड ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, इसको मैं सेकंड पार्ट आपको प्रूव करा रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपल कुछ नहीं, बस यहाँ पर आपके पास माइनस साइन आपका यहाँ पर लग गया, बाकी कैलकुलेशन आपके पास एज इट इज वैसे का वैसे ही है। ओके, तो अब आपके पास क्वेश्चन में बस इतना अंतर आने वाला है कि वहां पर आपको मिला था ई माइनस 1, तो यहाँ पर आपको 1 माइनस ई इनवर्स मिल जाएगा। तो देखो आप माइनस साइन आया हुआ है, माइनस साइन आया अपने पास, यहाँ पर ओवरऑल टर्म देखिए तो आप देखेंगे कि इस बार आपका उल्टा टर्म कैंसिल होगा, माइनस ई से प्लस ई कैंसिल हो रहा है, तो आपको 2 माइनस 2 ई इनवर्स मिल रहा है। तो 2 से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 1 माइनस ई इनवर्स विच इज द वैल्यू ऑफ द नेवन ना। अब इसी का सेकंड पार्ट हमसे बोला गया है, फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1.5। आपको वैल्यू जो दे रखी है 0 डिफरेंस जो दे रखा है 0.5 का दिया हुआ है, और आपको x इक्वल टू 1.5 पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने बोला है। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर न्यूटन का फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो अब आपका क्वेश्चन जो है x नॉट इक्वल टू 1.5 है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसके फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हम पहले से जानते हैं 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0। यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज हमने रख दी, और वैल्यू रखने के बाद हम यहाँ पर इनको आपस में माइनस करें। तो हमने इसको इसमें से माइनस किया, देन इसको इसमें से, देन इस प्रकार से हम ये माइनस करते गए, तो आपके पास वैल्यू जो हमें इस तरह से वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं माइनस करना, तो हमने इसको इसमें से माइनस किया, देन उसके बाद इसको मैंने माइनस किया, देन मूव दिस तो आपको ये वैल्यू मिलेगी है ना। इसके बाकी की वैल्यू मिल रहा है तो आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे, देन इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी।
और फाइनली जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको ये वैल्यू 0 के इक्वल मिल जाएगी। अब क्वेश्चन में h आपको कितना दिया हुआ है 0.5, एक्स नॉट की वैल्यू दी है 1.5 और एक्स की वैल्यू दी है 1.5। देखिए एक्स नॉट जो टेबल का फर्स्ट आर्गुमेंट है यानी कि ये वाला वैल्यू, x आपका 1.5 जो क्वेश्चन में गिवन है और h इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस कितना चल रहा है 0.5। इस प्रकार से हम यहाँ पर p निकालते हैं जो कि 0 आता है। और जब हमारे पास डेरिवेटिव फॉर्मूला अगर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं और अगर हमारे पास वैल्यू अगर हमें 0 मिलती है तो ऐसी कंडीशन में हमारा फॉर्मूला होता है 1/h डेल्टा f ऑफ x 0 माइनस 1/2 डेल्टा 2 f ऑफ x 0 एंड सो ऑन। इन वैल्यूज को हम यहाँ पर टेबल से निकाल के हम रख देंगे। ओके, तो आपको फर्स्ट कैलकुलेशन मिलेगा 4.75। इसी प्रकार हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास ये है और इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आपको ये 9 के इक्वल मिलेगा। इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास 7 क्वेश्चन है। इफ x एंड y आर टू इंडिपेंडेंट बाइनोमियल वेरिएट विद पैरामीटर n1 इक्वल टू दिस मच, p इक्वल टू हाफ, n2 इक्वल टू 4, p इक्वल टू हाफ, तो हमें निकालना है px प्लस वाई इक्वल टू और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये जो क्वेश्चन हमारे पास है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास होते हैं, इन प्रॉपर्टी को आपको ध्यान रखना है कि we know that the joint probability mass function of binomial distribution जिसे p of x y इक्वल टू r होता है, इसका फॉर्मूला होता है n1 प्लस n2 cr p टू दी पावर r q टू दी पावर n1 प्लस n2 माइनस r। n1 की वैल्यू दे रखी है, p की वैल्यू दे रखी है, n2 की वैल्यू दे रखी है और p की वैल्यू दे रखी है। अगर हमारे पास p की वैल्यू 1/2 है तो ऑब्वियसली q की वैल्यू भी 1/2 होगी, क्योंकि हमारे पास q जो होता है 1 माइनस q होता है। तो x प्लस वाई r यानी कि 6 प्लस 4 r 1/2 की पावर r 1/2 की पावर 6 प्लस 4 माइनस r यानी कि 10 CR 1/2 की पावर r 1/2 की पावर 10 माइनस r। सेकेंड पार्ट में बोला है कि x प्लस वाई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो x प्लस वाई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो इसका मतलब ये निकलेगा कि हमें यहाँ पर जो वैल्यू है वो लेनी पड़ेगी 3 से लेके एंड तक। हम क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, 1 माइनस 2 1 और 0। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं और सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पर इसको हम करते हैं, यहाँ पर एक्चुअली ये दिस इज ए ग्रेटर देन हमारे पास है, दिस इज ग्रेटर देन, इसलिए हमने 3 को भी इन्वॉल्व किया हुआ है ना। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे वैल्यू कैलकुलेट रखिएगा। वैल्यू रखने के बाद हमारे पास जो कैलकुलेशन जो करने पे मिल रहा है वो आपको मिल रहा है, दिस इज द 848 अपॉन 1024। इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म से बेस है। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f of t 0 0 लेस देन इक्वल लेस देन t t स्क्वायर 1 लेस देन t लेस देन 2 0 t ग्रेटर देन 2। फॉर्मूला हमारे पास क्या, लाप्लास f of t 0 से इन्फिनिटी f of t e टू दी पावर माइनस pt। तो आप देखेंगे कि हमारे पास 0 से 1 में ब्रेक करना पड़ेगा, तो 0 से 1 में हमारा फंक्शन 0 दिया है, 1 से 2 में हमारे पास t स्क्वायर दे रखा है और 2 से इन्फिनिटी में हमारे पास फंक्शन 0 दे रखा है। इसका मतलब है कि अल्टीमेटली हमारा फंक्शन जो है केवल t इक्वल 0 1 से लेकर 2 के बीच में हमें डिफाइन करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो टी स्क्वायर टू दी पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी माइनस टू टी टू दी पावर माइनस पी टी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 टू दी पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी क्यूब 1 से 2 हमारे पास है। ओके, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, टी की जगह 4 रखा तो -4 अपॉन पी ई टू दी पावर माइनस 2 पी -4 अपॉन पी स्क्वायर टू दी पावर माइनस 2 पी माइनस 2 अपॉन पी क्यूब ई टू दी पावर माइनस 2 पी। 1 पुट करेंगे तो हम ये मिलेगा। इन दोनों वैल्यू को हम कैलकुलेट करके निकालते हैं तो आपके पास फाइनली मिलता है ये, फाइनली आंसर आपको इस तरह से मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखें, प्रूव दैट u0 प्लस u1 x u1 अपॉन 1 फैक्टर x u2 अपॉन 2 x स्क्वायर u3 अपॉन x क्यू एंड सो ऑन। आपको प्रूव करना है टू दी पावर x u0 x अपॉन फैक्टर 1 डेल्टा y0 x स्क्वायर अपॉन फैक्टर 2 डेल्टा 2 x u0 x क्यू अपॉन फैक्टर 3 डेल्टा 3 u0। हम इसका LHS लेके चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस लॉजिक को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हम u1 को यहाँ पर लिख सकते हैं, दिस इज द e u0, u2 को लिख सकते हैं e स्क्वायर u0 और u3 को लिख सकते हैं e3 u0। अब देखेंगे सबसे हमारे पास u0 हमारा कॉमन निकला, तो u0 कॉमन निकाल लेंगे, तो 1 प्लस एक्स सी अपॉन फैक्टर 1 एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन फैक्टर 2 एक्स क्यू टू दी पावर 3 अपॉन फैक्टर 3। अब ये जो पूरा फॉर्मूला जो होता है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा e टू दी पावर एक्स सी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो है e टू दी पावर एक्स सी में कन्वर्ट हो रहा है। अगर ये टू दी पावर एक्सपी में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो वहां पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से इस लॉजिक को हम यहां पर
देखेंगे e टू दी पावर एक्स सी यू जीरो। अब e का जो डेल्टा के साथ जो रिलेशन होता है 1 प्लस डेल्टा होता है, तो 1 प्लस डेल्टा लिख दिया, e टू दी पावर एक्स को अलग कर दिया, e टू दी पावर डेल्टा एक्स यू जीरो लिख दिया। तो e टू दी पावर x हमारे पास ये बाहर लिख दिया, और e टू दी पावर डेल्टा x को फिर से हमने यहाँ पर ओपन कर दिया, और u जीरो का हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। बड़ा आसानी से आप क्वेश्चन ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो ऑनलाइन जो पेपर हो रहे हैं वो क्वेश्चन में आप ऐसे क्वेश्चन आपको दिया है तो जनरली जो बुक्स के अंदर अवेलेबल नहीं होते हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इनकी प्रैक्टिस आपको बहुत गहराई से करनी पड़ती है, तभी आप ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हैं। ओके, तो आइए हमारा लास्ट क्वेश्चन है। Given that sin 45 degree equal to 0.70, sin 50 degree equal to 0.760, sin 55 degree equal to 0.8192, sin 60 equal to 0.88660, find the value of sin 52 degree by using Newton interpolation formula। अब देखिए 52 डिग्री से निकालने को बोला गया, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर हमारा 52 जो है वैसे तो 50 के पास है, लेकिन अगर हम न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग में सिंप्लीफाई करना पड़ता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे तो हमने क्या करा, 45, 50, 55 और 60 ले लिया, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी जो आपको टेबल में दे रखी है। फिर उसके बाद इन वैल्यूज को हमने यहाँ पर इनसे माइनस किया तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। देन इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, इसको इसमें माइनस करेंगे तो ये, और इन दोनों को इससे माइनस करेंगे तो ये वैल्यू, यानी कि हमारे पास जो न्यूटन का फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला जो है वो डेल्टा 3 तक ओपन करना है। अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट इनिशियल वैल्यू क्या x नॉट है, क्वेश्चन में किसके कोरस्पॉन्ड निकालने को बोला 52 के, तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू 52 ले ली, h दिया आपको 5 डिग्री, है ना। डिफरेंस हमारे पास कितना दिया 5 डिग्री, क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो 5 का दिखाई दे रहा है। तो p कितना आएगा x माइनस एक्स इज पावर ऑफ h, यानी कि 52 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 1.4। तो बाय न्यूटन का फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमने इसको डेल्टा 3 तक ओपन करा हुआ है ना, तो डेल्टा 3 तक हमने ओपन करा हुआ है, तो आपके पास जो फाइनली आंसर जो मिल रहा है वो हमारे पास कितना मिल रहा है, दिस इज 0.7071, 1.4 अपॉन 1, 0.0589 टेबल से निकाली हुई है। p की वैल्यू 1.4 माइनस 1.4 अपॉन 2 टेबल से निकाली वैल्यू है। इस प्रकार से पूरी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आपको आंसर मिल रहा है 0.7880 या 7880 आपको मिल रहा है। तो डिफरेंस आपने देखा कि किस प्रकार से हमने यहाँ पर आरजीबी पेपर के सॉल्यूशन को सॉल्व किया हुआ। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट होगा, मेरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक परचेस कर सकते हैं जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल रहेगी फ्रॉम www.dhanpatraybooks.com से। साथ में आप यहाँ पर अगर मुझसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं मैथ्स फॉर यू से, और साथ में आप मेरे को यूट्यूब पे और साथ में फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, और ध्यान रखें अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू, गुड लक।